हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे थे। अब हम लोग एक दूसरा मेथड की ओर जा रहे हैं जिसको बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कहा जाता है। ठीक है ना। सो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो मेथड है ये मेथड यूज कब किया जाता है। ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है ये सिर्फ तभी यूज किया जा सकता है जब गिवन इंटीग्रेंड px बाई qx के फॉर्म में हो। ठीक है ना। गिवन इंटीग्रेंड जब px बाई qx के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, जहां पर px और qx ये दोनों का दोनों बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस है। ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शंस होता है एनी फंक्शंस ऑफ द फॉर्म ऑफ a naught x to the power n plus a1 into x to the power n minus 1 plus a2 into x to the power n minus 2 plus dot up to an। ठीक है ना। वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो इस फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। मतलब x के पावर में सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ होल नंबर ही हो सकता है। x के पावर में ना नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, x के पावर में ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में जब हम लोग को इंटीग्रेट दिया हुआ रहेगा जहां पे px और qx दोनों का दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस है। ठीक है ना। px भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और qx जो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है ना। सिर्फ तभी हम लोग ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। फर्दर हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि px का जो ऑर्डर है वो qx के ऑर्डर से लेस है। ठीक है ना। सो ऑर्डर ऑफ px should be less than order of qx। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ px और ऑर्डर ऑफ qx का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ px और ऑर्डर ऑफ qx का मतलब है कि x का मैक्सिमम पावर। ठीक है ना। जैसे मान लो कि डिनोमिनेटर में x का मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो px में x का मैक्सिमम पावर जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए। मतलब 2 या फिर 1 या फिर 0 ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है ना। सो अगेन हम लोग वापस बताते हैं कि क्या हम अभी तक बोले हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है ये सिर्फ तभी यूज किया जा सकता है जब गिवन इंटीग्रेंड px बाई qx के फॉर्म में हो जहां पर px और qx दोनों को दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए और फर्दर px का जो ऑर्डर है वो qx के ऑर्डर से लेस होना चाहिए। ठीक है ना। दैट मींस x का जो मैक्सिमम पावर है जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो px के केस में वो हमेशा कम होना चाहिए x का मैक्सिमम पावर। ठीक है ना। जैसे डिनोमिनेटर में मान लो कि x का मैक्सिमम पावर अगर 3 दिया हुआ है, मान लो qx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है। मान लो qx एक क्यूबिक फंक्शन है तो px जो है px में x का मैक्सिमम पावर जो वो 2 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है। दैट मींस अगर qx अगर एक क्यूबिक फंक्शन है तो px जो है वो या तो क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर होगा या फिर कोई एक कांस्टेंट होगा। जो भी होगा कम होना चाहिए। ठीक है ना। इन केस अगर px का ऑर्डर qx के ऑर्डर से ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो हम लोग कैसे करेंगे तो उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि px और qx दोनों का दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस है जहां पर px का जो ऑर्डर है वो qx के ऑर्डर से लेस है। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन अगर इंटीग्रेंड अगर दिया हुआ है तब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो क्या है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड? इसका बहुत सारा केसेस है। जैसे कि पहला केस आया qx कैन बी फैक्टराइज्ड। qx can be factorized into linear factors each of multiplicity 1। ठीक है ना। ये सबसे पहला केस आया। अगर हम लोग qx को लीनियर फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सके जहां पे हर एक फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी 1 है। मल्टीप्लिसिटी 1 का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिसिटी 1 का मतलब हुआ जैसे सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कि हम लोग को एक इंटीग्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 4। ठीक है। से सपोज हम लोग को कोई इंटीग्रेशन का सवाल इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग ये देख सकते हैं कि px और qx, ये px है, न्यूमरेटर px है और डिनोमिनेटर जो वो qx है, दोनों का दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस है। ठीक है ना।
और px का जो ऑर्डर है वो qx के ऑर्डर से लेस है। यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पे अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो x का मैक्सिमम पावर जो 3 आएगा, ये बेसिकली इसमें x क्यूब का टर्म आएगा, ठीक है ना। तो x का मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। दैट मींस ये क्यूबिक फंक्शन है और ये एक लीनियर फंक्शन है। सो न्यूमरेटर का जो ऑर्डर है वो डिनोमिनेटर के ऑर्डर से लेस है। दैट मींस ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। फर्दर केस 1 में क्या बोल रहा है, केस 1 में बोल रहा है कि qx दैट मींस डिनोमिनेटर को हम लोग लीनियर फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ईच ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1। ये सारा का सारा लीनियर फैक्टर्स है और इन सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लिसिटी जो है वो 1 है। मल्टीप्लिसिटी 1 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी 1 का मतलब सिंपली कि किसी फैक्टर के पावर में 2 3 4 या ऐसे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। हर फैक्टर के पावर में 1 है, ठीक है ना। ये हुआ ईच फैक्टर इज ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1 का मतलब, ठीक है ना। ईच ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1 मतलब हर एक फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी 1 होना चाहिए, हर फैक्टर के पावर में 1 होना चाहिए। से सपोज अगर किसी फैक्टर के पावर में 2 या 3 अगर दे दे, इस तरीके से मान लो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 3 दे दिए तो इस फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तब इस केस में ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केस एप्लीकेबल है सिर्फ तभी जब हम लोग qx को लीनियर फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सके और हर एक फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी 1 होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। हर एक फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी 1 होना चाहिए, सिर्फ तभी हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो क्या है ये मेथड, अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, अगर इस फॉर्म में अगर हमको कोई इंटीग्रेशन अगर दिया हुआ है तो हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a by x minus 1 प्लस b by x minus 2 प्लस c by x plus 4, ठीक है। इस तरीके से इसको स्प्लिट करके लिखा जा सकता है, जहां पर a b c जो है ये 3 कांस्टेंट्स है जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो अगर हम लोग इस फॉर्म में कोई इंडिकेशन अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हैं। यही पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, जहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो ये 3 कांस्टेंट्स है जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग इन तीनों का वैल्यू, जब हम लोग इसको एलसीएम लेके जब वापस हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेके जब हम लोग वापस जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो ऐसा आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ एलसीएम तो सिंपली x - 1 इंटू x - 2 इंटू x + 4, ऐसा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर में क्या आएगा, x - 1 ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था तो a के साथ x - 2 और x + 4 मल्टीप्लाई होगा। सो a इंटू x - 2 इंटू x + 4। b के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x - 2 प्रेजेंट था तो b के साथ x - 1 और x + 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो प्लस b इंटू x - 1 इंटू x + 4 और c के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x + 4 था तो c के साथ x - 1 और x - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो प्लस कैपिटल C इंटू कैपिटल C इंटू x - 1 इंटू x - 2 dx, ठीक है। ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ही आ जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है, ये दोनों इंटीग्रेंट सेम है तो देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ऑलरेडी, लेकिन इसका न्यूमरेटर है x + 3 और इसका न्यूमरेटर है ये इतना बड़ा सा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को सेम होने के लिए इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंपली ऐसा आ जाएगा a इंटू x - 2 इंटू x + 4 प्लस b इंटू x - 1 इंटू x + 4 प्लस c इंटू x - 1 इंटू x - 2। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू x + 3, ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, ठीक है ना। तो दोनों इंटीग्रेशन को सेम होने के लिए इनके न्यूमरेटर को भी सेम होना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर को हम लोग इक्वेट कर दिए। अब इस इक्वेशन से हम लोग को सॉल्व करके एबीसी का वैल्यू निकालना है। सो एबीसी का वैल्यू निकालने का 2 तरीका है, ठीक है ना। पहला सिंपल तरीका क्या है, पहला सिंपल तरीका ये है कि हम लोग x का डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम लोग एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि हम लोग सबसे पहले हम लोग x की जगह पे 1 पुट करते हैं, x की जगह पे जब 1 जब पुट करेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये टर्म पूरा पूरी गायब हो जाएगा।
सिमिलर वे में जब हम लोग x की जगह 1 जब पुट करेंगे तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये वाला टर्म भी गायब हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ ये टर्म। तो यहां से हम लोग को आसानी से a का वैल्यू मिल जाएगा। क्या आ जाएगा ये हो जाएगा a इंटू माइनस 1 इंटू 5 शुड बी इक्वल टू 4। सो दैट मीन्स a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू माइनस 4/5 ऐसा आ गया। सिमिलरली जब हम लोग x के जगह जब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने पर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये x माइनस 2 का टर्म इधर है, ठीक है ना। सो अगर हम x के जगह का 2 अगर पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सिमिलर वे में इधर भी x माइनस 2 का एक फैक्टर है, सो अगर हम लोग x की जगह 2 अगर पुट करेंगे तो ये भी 2 माइनस 2 यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। सो ये वाला टर्म भी गायब हो जाएगा, रह जाएगा खाली b। तो हम लोग को b का वैल्यू भी मिल जाएगा। क्या आ जाएगा ये हो जाएगा b इंटू 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 5। सो दैट मीन्स b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया 5/6, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे। c कैसे निकालेंगे, हम लोग x की जगह पर -4 पुट करते हैं। x के जगह पे -4 जब पुट करेंगे तो ये -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। सिमिलर वे में ये वाला टर्म भी गायब हो जाएगा, रह जाएगा खाली ये। तो यहां से हम लोग को c का वैल्यू मिल जाएगा। क्या आएगा, c इंटू -5 -6 इज इक्वल टू -1। सो दैट मीन्स c का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया -1/30, ऐसा ही आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग एबीसी का वैल्यू निकाल लिए। एक बार जब एबीसी का वैल्यू मिल गया तो उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान होगा। एबीसी तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन है वो समथिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हम लोग जस्ट एबीसी का वैल्यू बैठा के हम लोग तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा -4/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx प्लस 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 dx माइनस 1/30 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+4 dx। सो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-1, ये हो जाएगा 5/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-2, और ये हो जाएगा -1/30 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+4 प्लस c, ठीक है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा तरीका था। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है एबीसी का वैल्यू निकालने का। दूसरा तरीका एबीसी का वैल्यू निकालने का ये है कि हम लोग कोफिशिएंट्स कंपेयर करके निकाल सकते हैं। हालांकि वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये सबसे सिंपल प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी एक तरीका है कि हम लोग कोफिशिएंट्स कंपेयर करके भी हम लोग एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोफिशिएंट्स कंपेयर करके कैसे एबीसी का वैल्यू निकाला जाएगा, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू x² प्लस 2x माइनस 8 प्लस b इंटू x² प्लस 3x माइनस 4 प्लस c इंटू x² माइनस 3x प्लस 2। सो दिस शुड बी इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है ना। इस तरीके से आया। अब हम लोग कोफिशिएंट्स कंपेयर करके हम लोग पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग एबीसी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग x² का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है a, यहाँ पर b और यहाँ पर c, जबकि राइट हैंड साइड में कोई x² का टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग राइट हैंड साइड में हम लोग x² का कोफिशिएंट 0 लेके चल सकते हैं। सो क्या आ गया मेरा पहला इक्वेशन, a प्लस b प्लस c शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में कोई भी x² का टर्म नहीं था, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट हम लोग 0 ले लिए। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a, यहाँ पर b और यहाँ पे c, तो ओवरऑल x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, a प्लस b प्लस c, ऐसा ही आ गया। सिमिलरली x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2a, ठीक है ना, सो 2a। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3b, सो प्लस 3b, और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या आएगा, -3c, ठीक है ना, सो -3c। जबकि यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग उसको 1 लेके चल सकते हैं। सो दिस शुड बी इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन आया।
थर्ड इक्वेशन क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं बोथ साइड। यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म जो कि है -8 है। यहां पे अगेन एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, यहां पे अगेन एक कांस्टेंट टर्म है जो कि बेसिकली है -4b, और यहां पे अगेन एक कांस्टेंट टर्म है जो कि है 2c। सो दिस शुड बी इक्वल टू 3। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, इसको सॉल्व करके हम लोग को एबीसी का वैल्यू निकालना है। तो देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया है, ठीक है। ये प्रोसेस एकदम सिंपल प्रोसेस है, एबीसी का वैल्यू निकालना काफी आसान वे तरीके से हम लोग यहां से एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके हैं जहां पे हम लोग एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट केस था जब हम लोग को क्यूएक्स लीनियर फैक्टर्स के टर्म में दिया हुआ हो, जहां पर हर एक फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी 1 है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड केस की ओर, ठीक है ना। क्या है सेकेंड केस, केस 2। केस 2 क्या है, केस 2 सिंपली है क्यूएक्स कैन बी फैक्टराइज्ड, QX can be factorized into linear factors. QX can be factorized into linear factors where one or more factors have multiplicity greater than 1. Okay, have multiplicity greater than 1. So ये जो है ये सेकेंड केस है, ठीक है ना। पिछले बार की तरह है इसमें भी कि हम लोग QX को लीनियर फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन केस 1 में ये था कि हर एक फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी 1 होना चाहिए। जबकि यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स ऐसा भी होगा जिनका मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल के हेल्प से ये समझा रहे हैं। ऑब्वियस सा बात है, हम जिस एग्जांपल से समझा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा बड़ा है, उस टाइप का सवाल मैंने कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में। फिर भी हम वो एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उससे ये वाला केस कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। से सपोज हम लोगों को इंटीग्रेशन का सवाल इस तरीके से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 होल डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 का होल क्यूब, ठीक है ना। से सपोज हम लोग को एक इंटीग्रेशन का सवाल इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा तरीके से होगा, ठीक है ना। तो इसको हम पूरा सॉल्व करने नहीं जाएंगे क्योंकि इस टाइप का सवाल जनरली कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। हम ये जस्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको अगर इसको समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना, आगे जाके क्या आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस प्रोसेस अगर समझ में आ जाए कि हाँ कैसे होता है इस टाइप का सवाल, तो इस केस का जो भी सवाल आएगा आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। क्या था दो कंडीशन, पहला कंडीशन तो था कि जो मेरा गिवन इंटीग्रेंड है वो px/qx के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। गिवन इंटीग्रल जो px/qx के फॉर्म में होना चाहिए, where px and qx both are polynomial functions. सो दोनों का दोनों polynomial functions है, ठीक है ना। सेकेंडली px का जो ऑर्डर है वो qx के ऑर्डर से लेस होना चाहिए। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर है 1 और यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, अगर हम लोग सब मल्टीप्लाई कर दे होल क्यूब होल स्क्वायर अगर कर दे तो यहाँ पर x³ का टर्म आएगा मैक्सिमम पावर, यहाँ पर x² और यहाँ पर x, तो x का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, x⁶ हो जाएगा। x³ इंटू x² इंटू x मल्टीप्लाई करने पर x⁶ आ जाएगा, ठीक है ना। लॉज ऑफ इंडिसेस के अनुसार मल्टीप्लाई करने पे पावर सिंपली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर x का पावर में 1 है, इसको जब होल स्क्वायर करेंगे तो x का मैक्सिमम पावर 2 तक जाएगा, ठीक है ना। और इसका जब होल क्यूब करेंगे तो x का मैक्सिमम पावर 3 तक जाएगा। सो अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो फाइनली x का मैक्सिमम पावर क्या जाएगा, 1 + 2 + 3 दैट मींस 6 हो जाएगा। सो एनीवे न्यूमरेटर का जो ऑर्डर है वो डिनोमिनेटर के ऑर्डर से लेस है, ठीक है। दैट मींस इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज किया जा सकता है। अगेन सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस में बोल रहा है कि qx कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स, सबका सब लीनियर फैक्टर्स है, वेयर वन और मोर फैक्टर्स हैव मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1। देख सकते हैं यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर है, इस फैक्टर का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो मतलब इस फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी 2 हो गया है, इस फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी 3 हो गया है।
तो एक या एक से ज्यादा फैक्टर ऐसा भी दिया हुआ है जिसका मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, तब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, अगर इस फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन अगर हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस डी बाई एक्स प्लस 3 प्लस ई बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एफ बाई एक्स प्लस 3 का होल क्यूब dx, ठीक है। ऐसा ही आ जाएगा, इसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करके लिखेंगे, ठीक है ना। जब मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है ना, तो वो वाला फैक्टर जो है उसका इस तरीके से हम लोग स्प्लिट करेंगे। जैसे यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर था, तो एक बार खाली x प्लस 2 आया, एक बार खाली x प्लस 2 का होल स्क्वायर आया। सिमिलरली जब x प्लस 3 का होल क्यूब है तो एक बार x प्लस 3, एक बार x प्लस 3 का होल स्क्वायर और एक बार x प्लस 3 का होल क्यूब, मतलब पावर जो है वो एक ही करके बढ़ेगा, ठीक है ना, पावर जो है वो एक ही करके बढ़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना टोटल कॉन्स्टेंट्स हो गया, a b c d e f, टोटल 6 कॉन्स्टेंट्स हो गया। तो हम लोग को इन 6 कॉन्स्टेंट्स का हम लोग को वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगेन जैसे कि हम पहले बोले थे, इसका जब हम लोग वापस जब एलसीएम लेके करेंगे तो ये सेम फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है ना। एलसीएम लेने पर क्या आएगा, एलसीएम लेने पर ये समथिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हो गया x प्लस 1। बी केयरफुल, यहां पर अक्सर स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं, ये x प्लस 2 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, एलसीएम लेना है, हम लोग को डिनोमिनेटर को सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है। नॉर्मली स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं कि एलसीएम लेते वक्त x प्लस 2 भी लेते हैं और x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। x प्लस 2 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर एलसीएम x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी गलती करते हैं वो लोग, x प्लस 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का होल क्यूब है, तो एलसीएम लेते वक्त ये लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है, x प्लस 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल क्यूब, इन तीनों का एलसीएम जो है वो x प्लस 3 का होल क्यूब ऐसा आएगा, ठीक है ना। इन तीनों का जो एलसीएम है वो x प्लस 3 का होल क्यूब ऐसा आएगा, क्लियर। तो एलसीएम लेते वक्त ध्यान में रखना है, x प्लस 1 तो अकेला तो एज इट इज रहेगा, ये x प्लस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो उसका एलसीएम x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, और ये जो तीन है इसका x प्लस 3 का होल क्यूब ऐसा आएगा, क्लियर। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, a, x प्लस 1 तो ऑलरेडी पहले से था, तो a के साथ ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस b के साथ एक x प्लस 1 आया। अच्छा, यहां पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, जबकि यहां पर खाली x प्लस 2 था, तो b के साथ एक x प्लस 2 का टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि खाली एक x प्लस 2 वाला टर्म था डिनोमिनेटर में, जबकि यहां पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसलिए एक x प्लस 2 वाला टर्म आएगा ही, और फिर अलग से ये x प्लस 3 का होल क्यूब। c का क्या आ जाएगा, c के इधर ऑलरेडी x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो c के साथ एक तो x प्लस 1 इधर से ये आया, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, तो बस x प्लस 3 का होल क्यूब ऐसा आ जाएगा, प्लस b के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 3 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो पहले तो x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, और एक x प्लस 3 का टर्म पहले से प्रेजेंट था, तो यहां पर जगह बचा नहीं है, हम नीचे इधर लिख दे रहे हैं, एक x प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक x प्लस 3 का टर्म ऑलरेडी था, जबकि यहां पर x प्लस 3 का होल क्यूब है, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस e इंटू e के साथ यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर खाली था, तो e के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ऐसे ही के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और f के साथ क्या आएगा, f के साथ x प्लस 3 का होल क्यूब था, तो यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। देख सकते हैं काफी बड़ा आ गया है, ठीक है, तो ये ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं, इतना बड़ा नॉर्मली कभी देगा नहीं एग्जाम में। तो इस पूरे को हम लोग x माइनस 1 के साथ इक्वेट करके हम लोग सॉल्व करके हम लोग ABCDF का वैल्यू निकालेंगे। एक बार जब इन सबका वैल्यू निकल जाएगा तो उसका इंटीग्रेट करना कितना आसान होगा, ये देखो ABCDF ये सब तो कांस्टेंट है, ठीक है ना,
सबका हम लोग अलग अलग इंडिकेशन करेंगे, ठीक है ना। ए बी सी डी सब इंडिकेशन के बाहर जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये समथिंग इस तरीके से आ जाएगा, हम करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx प्लस b इंटू इंटीग्रेशन 1/x+2 dx प्लस c इंटू इंटीग्रेशन 1/x+2 का होल स्क्वायर dx प्लस d इंटू इंटीग्रेशन 1/x+3 dx प्लस e इंटू इंटीग्रेशन 1/x+3 का होल स्क्वायर dx प्लस f इंटू इंटीग्रेशन 1/x+3 का होल क्यूब dx। ऐसा ही आया, ठीक है ना। तो इन सब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो 1/x के फॉर्म में है, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x+c हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये वाला पोर्शन तो हो गया a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+1, ऐसा आ गया। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+2, ऐसा ही आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये 1/x² के फॉर्म में है, ठीक है ना। 1/x² का मतलब क्या हो गया, x⁻⁻²। तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, उसका इंटीग्रेशन हम लोग x⁻n की तरह करेंगे। क्या होता है x⁻n का इंटीग्रेशन, x⁻n+1 n+1 प्लस c, ठीक है ना। x⁻n का जो इंटीग्रेशन है वो होता है x⁻n+1 n+1 प्लस c, ऐसा ही हो जाता है। तो इस ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर n जो है वो -2 हो गया है, तो ये आ जाएगा c इंटू x+2 होल टू द पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है ना। यहाँ पर n -2 है, ये 1/x+2 का होल स्क्वायर है, जब ऊपर जब जाएगा तो x+2 का होल टू द पावर -2 हो जाएगा। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा, इसका तो लॉग में आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+3, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, अगेन ये x⁻n की फॉर्म में होगा, 1/x+3 का होल स्क्वायर है, तो ये जब ऊपर जब जाएगा तो x+3 होल टू द पावर -2 हो जाएगा। तो दैट मींस ये आ जाएगा e इंटू x+3 होल टू द पावर -2 + 1/-2 + 1, और ये हो जाएगा f इंटू x+3 होल टू द पावर -3 + 1/-3 + 1 प्लस c, ठीक है ना। ये जो है ये भी x⁻n की फॉर्म में है, 1/x+3 का होल क्यूब है, तो जब ये ऊपर जब जाएगा तो x+3 होल टू द पावर -3 हो जाएगा। तो उसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं जहां पर n का वैल्यू -3 है। तो इस तरीके से इसको इंडिकेट किया जा सकता है। खाली जो मेन प्रॉब्लम है वो बस a b c d f इन सब का वैल्यू निकालने में है, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल कभी देगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन जस्ट ये बताने के लिए कि कैसे हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं जब मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, तो ऐसे पावर एक एक करके मेरा बढ़ता है, क्लियर। तो ये जो था ये सेकेंड केस था। थर्ड और आखिरी केस क्या आ जा रहा है, थर्ड केस और आखिरी केस जो है जब हम लोग को कोई इंटीग्रेशन थर्ड केस है केस थ्री है व्हेन वन और मोर फैक्टर्स, सिंपली when qx cannot be factorized, when qx cannot be factorized into linear factors, ठीक है। ये थर्ड केस है। अभी तक हम लोग लेके चल रहे थे जब लीनियर फैक्टर्स की टर्म एक्सप्रेस किया हुआ है। थर्ड केस आया जब हम लोग लीनियर फैक्टर्स की टर्म एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब कैसे करेंगे। जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं 1/x³ -1, ठीक है ना। से सपोज हम लोग को इस तरीके से एक इंडिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर में x का मैक्स, ऊपर में कोई x का टर्म है ही नहीं, तो हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो वो 0 है, जबकि डिनोमिनेटर में जो वो 3 है, ठीक है ना। तो ये px/qx के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये px/qx के फॉर्म में है, क्लियर। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या किया जा सकता है इसमें, हम लोग सबसे पहले इस 1 को तो हम लोग 1 का क्यूब ऐसे करके लिखते हैं, फिर हम लोग इसको a³ - b³ के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्या आ जाएगा ये a³ - b³ के फॉर्मूला से a - b × a² + ab + b², ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना।
सो देख सकते हैं कि ये वाला तो लीनियर फैक्टर है बट ये एक लीनियर फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। इसमें x का पावर 2 दिया हुआ है तो ये एक लीनियर फैक्टर नहीं है और इसको फर्दर फैक्टराइज करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मेरा थर्ड केस हो गया है जहां पर हम लोग qx को लीनियर फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और न्यूमरेटर का जो ऑर्डर है वो डिनोमिनेटर के ऑर्डर से लेस है, ठीक है ना। ऊपर में x का कोई टर्म नहीं है, दैट मींस हम लोग x टू पावर 0 ले सकते हैं, जबकि यहाँ पर x टू पावर 3 दिया हुआ है तो मतलब इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज किया जा सकता है। अब कौन सा केस है, इसको जब हम लोग फैक्टराइज जब की थी ऐसा आया, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। पहला दोनों केसेस में क्या था कि हम लोग qx को लीनियर फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला फैक्टर लीनियर टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है तो इसमें पहला दो केस यूज नहीं होगा, इसमें थर्ड केस यूज होगा, ठीक है ना। सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के अनुसार हम लोग इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के अनुसार इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a बाई ये x माइनस 1 होगा, a बाई x माइनस 1 प्लस bx प्लस c होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, ठीक है ना। इसको इस तरीके से स्प्लिट करके लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक था, माने x का पावर 2 दिया हुआ था तो इसलिए हम लोग ऊपर में लीनियर वाला लिखे। से सपोज नीचे में अगर क्यूबिक अगर होता, ठीक है ना, नीचे में कोई क्यूबिक अगर होता है जिसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तब हम लोग न्यूमरेटर को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखते हैं, समथिंग लाइक bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है ना, जो भी ऑर्डर का रहेगा डिनोमिनेटर में उससे एक कम ऑर्डर का हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है ना। नीचे में अगर क्यूबिक अगर होगा, x का मैक्सिमम पावर अगर 3 वाला रहेगा तब हम लोग न्यूमरेटर में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ऐसा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है तो ऊपर में हम लोग एक कम यानी कि डिग्री 1 वाला टर्म लिखे तो bx प्लस c ऐसा आ गया है, एक कम वाला फैक्टर रहना चाहिए, ठीक है ना। ये 2 है, ये क्वाड्रेटिक है तो इसलिए हम इधर लीनियर लिखे हैं। अगर ये क्यूबिक होता तो ऊपर में हम लोग क्वाड्रेटिक लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर a b c ये तीनों का तीनों कांस्टेंट्स है जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन सेम चीज, एलसीएम लेंगे तो सेम आना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल इंटू बी एक्स प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एलसीएम लेने पर ये ऐसा आ गया। सो देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर पोर्शन तो दोनों में सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूमरेटर में ये दिया हुआ है जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर में सिंपली 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग 1 लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट मींस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल इंटू बी एक्स प्लस सी, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 1। यहां से हम लोग को एबीसी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे एबीसी का वैल्यू, हम लोग x का डिफरेंट वैल्यूज पुट करके भी निकाल सकते हैं या फिर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट केस में बताए थे। से सपोज हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग x की जगह 1 पुट किए, x की जगह 1 जब पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा इधर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट मींस 3a, सो 3a इज इक्वल टू 1, यानी कि a का वैल्यू निकल गया 1/3, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग x की जगह 0 पुट कर देते हैं, x की जगह 0 जब पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया बट ये 1 रह गया, सो 1 इंटू a माइनस ये 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो गया, तो खाली माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और b इंटू 0 0 हो गया तो इधर खाली c रह गया, सो a माइनस सी शुड बी इक्वल्स टू 1। सो a का तो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इस a का वैल्यू पुट करके हम लोग c निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा c, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1, सो दैट मींस ये माइनस 2/3 ऐसा आ जाएगा। और सिमिलरली b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं x की जगह, ठीक है ना। से सपोज हम लोग x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सबसे सिंपल मेथड यूज करते हैं। सपोज हम लोग x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि x स्क्वायर का टर्म है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है a, और यहाँ पे भी एक x स्क्वायर का टर्म आएगा, bx इंटू x जब करेंगे तो bx स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया b, जबकि राइट हैंड साइड में कोई x स्क्वायर का टर्म है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट हम लोग 0 लेके चल सकते हैं,
ठीक है, तो ए का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, पुट करके हम लोग बी निकाल देंगे। एक बार जब एबीसी तीनों का वैल्यू मिल गया, उसके बाद क्या होगा, इसका इंडिकेशन तो लॉग में आ जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। इसका क्या आ जाएगा, ये जो है इसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में हम लोग देखे थे, ये जो है ये बी और सी का वैल्यू पुट करने के बाद ये समथिंग इस फॉर्म में आ जाएगा, एल एक्स प्लस एम बाई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड में देख चुके हैं कि ऐसा इस फॉर्म को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना, हम लोग एल एक्स प्लस एम को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करके करेंगे। ठीक है ना, ए बी सी तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, उसको हम लोग वापिस नहीं लेंगे। सपोज हम लोग पी और क्यू लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस क्यू, ऐसे हम लोग करेंगे। जिनको जिनको याद नहीं है वो सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो देख सकते हैं, वहां पे समझाया हुआ है कि जब इस फॉर्म में जब कोई इंडिकेशन अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? सो ये तीन केस था जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में यूज होता है। ठीक है ना, अब सब्स्टिट्यूशन में फॉर्मूला देते वक्त हम दो ऐसा फॉर्मूला था जिसका हम प्रूफ नहीं दिए थे। हम बोले थे कि वो फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आता है। ठीक है ना, तो इसलिए जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब पोर्शन जब करवाएंगे तब हम उन फॉर्मूला का प्रूफ दिखा देंगे। अब जो कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अब सीख चुके हैं, तो हम लोग उन दोनों फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा दो फॉर्मूला था, पहला तो आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। क्या इसका हम लोग फॉर्मूला दिए थे, 1 बाई 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो उस समय तो हम लोग जस्ट ये फॉर्मूला लिख दिए थे, इसका प्रूफ नहीं देखे थे। हम बोले थे जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब करेंगे तब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। अब इसके प्रूफ देखने का समय आ गया है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका प्रूफ, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज अगर करें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डीएक्स। सो देख सकते हैं पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में, जहां पे दोनों का दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस है। इसका डिग्री है 0, इसका ऑर्डर है 0, इसका ऑर्डर है 2। सो न्यूमरेटर का ऑर्डर डिनोमिनेटर के ऑर्डर से लेस है, दैट मींस इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज किया जा सकता है। फर्दर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, ईच ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1। सो दैट मींस ये फर्स्ट केस वाला हो गया है। तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस ए, a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए dx। ऐसे लिखा जा सकता है, जहां पर a और b जो ये दो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब इसका हम लोग वापस जब एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए ऐसा आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, a के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और b के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेकर करने पर। तो a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए dx। सो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है ही, सो न्यूमरेटर को भी सेम होना पड़ेगा। दैट मींस a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू 1। यहां से हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है। मान लो जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू a पुट किए, तो x का वैल्यू a पुट करने पर ये वाला टर्म तो 0 हो गया, रह गया खाली ये a प्लस ए 2a हो गया। सो 2a इंटू कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1। दैट मींस कैपिटल A का वैल्यू क्या आ गया, ये 1 बाई 2a ऐसा आ गया। सिमिलरली जब हम लोग x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस ए प्लस ए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस ए मतलब माइनस 2a। सो माइनस 2a इंटू कैपिटल B इज इक्वल टू 1। दैट मींस यहाँ से कैपिटल B का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई 2a। सो एक बार कैपिटल और कैपिटल B का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे अगर पुट कर दे और दोनों को अलग अलग करके अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो क्या आ जाएगा, ये 1 बाई 2a जो कांस्टेंट है हम लोग उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। 1 बाई एक्स माइनस ए dx माइनस 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस ए dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाता है। ठीक है ना, 1 बाई एक्स के फॉर्म में है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग में आ जाता है। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 1 बाई 2a
log of mod of x minus a minus 1/2a log of mod of x plus a plus c, where c is an arbitrary constant. So इन दोनों में 1/2a को कॉमन लिया जा सकता है. कॉमन लेने के बाद रह जाएगा log of mod of x minus a माइनस log of mod of x plus a plus c. अब यहाँ पे हम log का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log a माइनस log b. क्या हो जाता है log a माइनस log b? log a by b हो जाता है. दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये सिंपली हो गया 1/2a log of mod of x minus a by x plus a plus c. तो ये इसका प्रूफ हो गया है. ठीक है ना, ये पहला वाला फॉर्मूला का प्रूफ है. सिमिलर वे में हम लोग दूसरे फॉर्मूला का भी प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, क्या था दूसरा फॉर्मूला? दूसरा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. इसका इंटीग्रेशन भी सिमिलर फॉर्म में था 1/2a log of mod of a plus x by a minus x plus c, where c is an arbitrary constant. ठीक है ना, तो इसका प्रूफ भी हम लोग सिमिलर वे में करेंगे. क्या हो जाएगा इसका प्रूफ? इंटीग्रेशन ऑफ dx by a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं dx by a minus x into a plus x. फैक्टराइज फॉर्म में जब लिखे हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में जब इसको फैक्टराइज किए तो ये ऐसा आ गया. ठीक है ना, अब इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अगर लगा दे, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा a by a minus x plus b by a plus x. जहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी जो ये दो कांस्टेंट्स है जिनका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब एलसीएम लेके जब जोड़ेंगे तो वापस सेम इंटीग्रेशन आना चाहिए. ठीक है ना, क्या आ जाएगा ये तो हो जाएगा ना एलसीएम लेने पर a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स. ऐसे एलसीएम आ जाएगा तो इस a के साथ तो ये a प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा और इस b के साथ ये a माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स क्या आ जाएगा ये आ जाएगा कैपिटल A इंटू ए प्लस एक्स प्लस कैपिटल B इंटू ए माइनस एक्स dx. ऐसा ही आ जाएगा. ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, देख सकते हैं. न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में ये है, तो दोनों इंटीग्रेंड को सेम होने के लिए न्यूमरेटर को इक्वल होना पड़ेगा. सो दैट मींस कैपिटल A इंटू ए प्लस एक्स प्लस कैपिटल B इंटू ए माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ से हम लोग कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू निकाल लेंगे. जैसे सपोज हम लोग सबसे पहले हम लोग x की जगह a पुट किए. जब x की जगह जब a पुट करेंगे तो a माइनस a ये टर्म 0 हो जाएगा. ठीक है ना, ये a प्लस a क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा. सो दैट मींस 2a इंटू कैपिटल A शुड बी इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम लोग को कैपिटल A का वैल्यू 1/2a ऐसा मिल गया. सिमिलरली जब हम लोग x की जगह जब माइनस a पुट करेंगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस ऑफ माइनस a. दैट मींस a प्लस a हो जाएगा ये भी. तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 2a इंटू कैपिटल B शुड बी इक्वल टू 1. सो दैट मींस कैपिटल B का वैल्यू जो है वो भी 1/2a ऐसा आ गया. ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करके दोनों को स्प्लिट करके अगर हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करके अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a माइनस एक्स प्लस 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a प्लस एक्स. ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स. सब सोच रहे होंगे ये माइनस क्यों आया, क्योंकि a माइनस एक्स है, x के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है. इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी में बताए थे कि x के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा वो टर्म डिवाइड में जाता है. तो यहाँ पे x के साथ -1 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम लोग जो भी इंटीग्रेशन आया उसके साथ -1 डिवाइड करना पड़ेगा. -1 से डिवाइड करने के कारण एक माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है ना, और इसमें तो a प्लस एक्स ही है, तो अगर हम लोग +1 से अगर डिवाइड करेंगे तो सेम ही रह जाएगा. दैट मीन्स ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा. 1/2a log of mod of a plus x plus c, where c is an arbitrary constant. ठीक है, सो इन दोनों में अगर हम लोग फिर से अगर 1/2a को अगर कॉमन ले ले, ठीक है ना, अगर इसमें हम लोग 1/2a को अगर कॉमन अगर ले ले तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा log of mod of a plus x माइनस log of mod of a minus x
प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी? ये लॉग ए बाई बी हो जाता है। तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आया, अभी तक तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे कि px का जो ऑर्डर है वो qx के ऑर्डर से लेस है। इन केस अगर px का ऑर्डर qx के ऑर्डर के बराबर या उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना। ठीक है, मान लो हम लोग को एक इंडिकेशन है जो कि इस फॉर्म में दिया हुआ है, px बाई qx के फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पर ये दोनों का दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस है। ठीक है ना, है पॉलिनोमियल फंक्शंस ही। ठीक है ना, अभी भी पॉलिनोमियल फंक्शंस ही है जैसे पहले केस में था, बट अब की बार px का जो ऑर्डर है वो qx के ऑर्डर से ग्रेटर है या फिर उसके इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ qx। ठीक है ना, जब ऐसा केस दिया हुआ रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? जब इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तब हम लोग दोनों को डिवाइड करके उसका कोशेंट और रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है ना, दो पॉलिनोमियल फंक्शंस को कैसे डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर निकाला जाता है ये सब क्लास 10 से पहले सीखे जरूर होंगे। ठीक है ना, तो हम लोग सिंपली px और qx इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग इसका कोशेंट और रिमाइंडर निकालेंगे। एक बार जब इसका कोशेंट और रिमाइंडर जब निकल गया तभी इस फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई qx। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। एक बार जब हम लोग इसको डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग कोशेंट और रिमाइंडर निकाल दिए तो ठीक है। कोशेंट इसका तो नॉर्मली हम लोग इंडिकेशन करेंगे, ठीक है ना, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही आएगा तो हर एक टर्म का इंडिविजुअल इंडिकेशन हो जाएगा। ये जो आया रिमाइंडर बाई qx जो आया, यहाँ पर रिमाइंडर का जो ऑर्डर है वो qx के ऑर्डर से ऑलवेज लेस होगा। रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर का जो ऑर्डर होता है वो qx के ऑर्डर से ऑलवेज लेस ही रहेगा। तो ये जो हो गया ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वाले में आ जाएगा, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर देंगे। और ये जो आएगा ये तो सिंपल एक पॉलिनोमियल आएगा, तो हर एक टर्म को हम लोग इंडिविजुअल इंडिकेशन करेंगे और रिजल्ट निकाल देंगे। क्लियर? तो जब px का ऑर्डर qx के ऑर्डर से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा तो दोनों को डिवाइड करके हम लोग कोशेंट रिमाइंडर निकाल के इस फ्रैक्शन को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा देंगे और इसको हम लोग इंडिविजुअल इंडिकेट करके इसको निकाल देंगे। ये ऑलवेज एक पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, तो ये बस आज के लिए था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सबसे रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।